हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स जनता पार्टी में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की स्टार्टिंग। ये हमारी पार्ट 2 होने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे हेनरी फ्यूल का बैकग्राउंड और हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर 2 का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कितने तरह के हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपके कोर्स में दो तरह के हैं। पहले जो हेनरी फ्यूल ने दी है, सेकंड जो एफडब्ल्यू टेलर ने दी है। हेनरी फ्यूल ने प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट दी है एंड एफडब्ल्यू टेलर ने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दी है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हेनरी फ्यूल के। आज हम किसके पढ़ेंगे? हेनरी फ्यूल के। हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा बैकग्राउंड ऑफ हेनरी फ्यूल। तो चलिए पहले देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ हेनरी फ्यूल। अब हम देखेंगे बैकग्राउंड ऑफ हेनरी फ्यूल कि हेनरी फ्यूल कब पैदा हुए थे, कहां पैदा हुए थे, बाय प्रोफेशन वो क्या थे, उन्होंने क्या किया, सब देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हेनरी फ्यूल वॉज बॉर्न इन 1841 इन इस्तांबुल, टर्की। हेनरी फ्यूल का जन्म हुआ था 1841 में और कहां पे हुआ था? इस्तांबुल, टर्की में। सेकेंड, बाय प्रोफेशन हेनरी फ्यूल कौन थे? ही वॉज ए माइनिंग इंजीनियर। ये बहुत बार प्रैक्टिकल में पूछा जाता है कि बाय प्रोफेशन हेनरी फ्यूल क्या करते थे, तो वो क्या थे? माइनिंग इंजीनियर। एंड ए ग्रेट मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। ग्रेट मैनेजमेंट थ्योरिस्ट भी थे, वो मैनेजमेंट के बारे में थ्योरीज देते थे, अपनी अपनी उनकी थ्योरीज थी बहुत सारी। उसमें से he was also known as father of general management। उनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स किसने दिए हैं? हेनरी फ्यूल ने। दैट्स व्हाई हम हेनरी फ्यूल को कहते हैं फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ही हैज गिवन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है, जो हम अभी नेक्स्ट क्लिप में एक एक करके पढ़ेंगे। मुझे एक बहुत अच्छा इंसिडेंट याद आया। जब मैं क्लास 12th में था तो हमारा प्रैक्टिकल था, तो एग्जामिनर आए हुए थे, तो उन्होंने एक स्टूडेंट से पूछा कि बैकग्राउंड ऑफ हेनरी फ्यूल, हेनरी फ्यूल का बैकग्राउंड बताओ। तो उसको नहीं पता था, तो वो क्या बोलता है? वो बोलता है सर बहुत अच्छी फैमिली के थे। और सर का जो रिएक्शन आया था वो बड़ा खतरनाक था। तो ये था आपका बैकग्राउंड ऑफ हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल कब बॉर्न हुए थे? 1841 में। कहां पर? इस्तांबुल, टर्की में। वो बाय प्रोफेशन क्या थे? एक माइनिंग इंजीनियर थे और मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं? हेनरी फ्यूल को। और ही हैज गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा 12th में आने वाला टॉपिक है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम एक एक करके इन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमारा पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फ्यूल कहते हैं कि सारा काम एक पर्सन को ना देके उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो और लोगों को उनकी क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बांट दो। समझो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टोटल वर्क। ये क्या है? टोटल वर्क। इस सारे के सारे काम को एक पर्सन को मत दो, इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। क्या करो? स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। और ये स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो ये पर यूनिट, ईच यूनिट को हम क्या बोलते हैं? जॉब। क्या बोलेंगे? जॉब। इनको क्या बोलेंगे? जॉब। और इन यूनिट को, इन जॉब्स को लोगों की, पर्सन की क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस देके ये जॉब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। समझ आई बात? डिवीजन ऑफ वर्क का सिंपल सा मतलब है टोटल वर्क एक पर्सन को ना देके उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करिए। स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ईच यूनिट को हम क्या बोलते हैं? जॉब। और ये जॉब असाइन करो पर्संस को अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इसके अकॉर्डिंग उनको बांट दो। अब फॉर एग्जांपल कोई परचेज में अच्छा है तो उसको परचेज का काम दे दिया मैंने, कोई सेल्स में अच्छा है तो उसको सेल्स का काम दे दिया, कोई फाइनेंस में अच्छा है तो उसको फाइनेंस का काम दे दिया।
अब क्या होगा, एक पर्सन सालों साल परचेज का काम कर रहा है, एक सेल्स का काम कर रहा है, एक फाइनेंस का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा उस वर्क में। एक ही काम रिपीटेडली करता रहेगा, सारा काम ना करके एक ही काम पे फोकस करेगा और रिपीटेडली करेगा, तो क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज बन जाएगा उस काम का। और स्पेशलाइज बन जाएगा तो एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाएगी। और एफिशिएंसी तो पता ही है, विदाउट एनी वेस्टेज या विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ काम करेगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, टोटल वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना। स्मॉल पार्ट्स क्या होती है, आपकी जॉब, और ये पर्संस को उनकी नॉलेज, स्किल्स, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग असाइन कर देना। इससे क्या आता है, स्पेशलाइजेशन आता है ऑर्गेनाइजेशन में और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। सेकंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले अथॉरिटी का मतलब समझिए। अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन और पावर टू गिव ऑर्डर, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू डू वर्क ऑन टाइम। अथॉरिटी का मतलब होता है कि किसी को भी आप कभी भी कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और किसी को भी ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है, टाइमली वर्क कंप्लीट करना, अपना वर्क टाइमली कंप्लीट करना। फ्यूल का कहना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। किसी भी हम पर्सन को कोई वर्क देते हैं तो उसको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है उसके अकॉर्डिंग ही उसको अथॉरिटी देनी चाहिए। मतलब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस बनाना चाहिए। अगर हम किसी पर्सन को अथॉरिटी ज्यादा दे देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रखेंगे, तो क्या होगा, निगेटिव इंपैक्ट आएंगे। वो क्या होगा, वो क्या करेगा, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करेगा, सबको तंग करेगा, बिन बात के ऑर्डर चलाएगा, ठीक है। और वही अगर हम किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे देंगे, अथॉरिटी कम रखेंगे, तो क्या होगा, वो टाइमली वर्क नहीं कंप्लीट करके दे पाएगा हमें, वो वर्क अपना टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएगा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, अथॉरिटी कम है। तो फ्यूल का कहना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना चाहिए। इससे क्या होगा, क्या पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का कोई भी मिसयूज नहीं होगा। सेकंड, कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे, अपने टास्क को टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे अगर हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस बनाएंगे। थर्ड, डिसिप्लिन। थर्ड प्रिंसिपल है हमारा डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन जब मैं बोलता हूं तो सीधे दिमाग में आता है आप लोगों के कि शोर ना मचाना। शोर ना मचाने को आप सोचते हो ये है डिसिप्लिन, अगर आप शोर नहीं मचा रहे तो आप डिसिप्लिन हो, पर डिसिप्लिन इससे थोड़ा ज्यादा है। समझो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, वो है डिसिप्लिन। रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, उसे हम क्या कहते हैं, डिसिप्लिन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने टाइम फिक्स कर रखा है 8 o'clock का, 8 o'clock उनका रिपोर्टिंग टाइम है, तो सब 8 o'clock आए, ये क्या होगा, डिसिप्लिन होगा। तो इसके लिए फ्यूल ने कहा है कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाना। और रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे फॉलो करवाएंगे, पेनल्टीज लगा के, पनिशमेंट्स रख के हम उन पे क्या करवाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाएंगे। समझ आ रही बात। फॉर एग्जाम्पल रिपोर्टिंग टाइम है 8 o'clock का, रिपोर्टिंग टाइम क्या है 8 o'clock, और एक एम्प्लॉय आ रहा है 8:30 पे, तो उस पर पेनल्टी लगाओ कि आज की आपकी 25% सैलरी कट हो गई। अब उससे क्या होगा, वो अगले दिन टाइमली आएगा, वो अगले दिन रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा। और ऐसा नहीं कि रूल एंड रेगुलेशन सिर्फ लोअर एम्प्लॉयज के लिए होनी चाहिए या वर्कर्स के लिए होनी चाहिए, ये मैनेजर के लिए भी होनी चाहिए, जिससे मैनेजर भी डिसिप्लिन में रहे। रूल्स सिर्फ वर्कर के लिए नहीं, मैनेजर के लिए भी होनी चाहिए। अब जब सब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे पेनल्टीज के डर से, तो क्या होगा, सिस्टमैटिकली वर्क होगा। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, सिस्टमैटिकली वर्क होगा, इफेक्टिवली वर्क होगा, टाइमली सारे काम कंप्लीट हो गए। तो सिंपल सा है डिसिप्लिन, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाना। उसके लिए फ्यूल ने कहा है कि पेनल्टीज लगाओ, अगर कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करता पेनल्टीज लगाओ। और ये सिर्फ वर्कर्स के लिए नहीं होना चाहिए, मैनेजर्स के लिए भी होना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन। तो डिसिप्लिन का मतलब इतना ही है सर। फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बहुत सिंपल है, 1 person 1 बॉस। मतलब एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, समझो। देखो फॉर एग्जांपल ये एक एम्प्लॉय है, ये क्या है, एक एम्प्लॉय है, और ये इसका बॉस है एक, ठीक है। ये भी इसका बॉस है, ये भी इसका बॉस है, ठीक है।
पहले इस बॉस ने इसको कोई ऑर्डर दिया, फिर ये उस वर्क पे वर्क कर ही रहा था, उस काम पे वो काम कर ही रहा था, इतने में सेकंड बॉस आता है, उसने भी कुछ ऑर्डर दे दिया, फिर थर्ड बॉस आया, उसने भी ऑर्डर दे दिया। तो क्या होगा, ये बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया पहले किसका ऑर्डर एग्जीक्यूट करूं। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड कहता है एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में वन एम्प्लॉय वन बॉस, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऑर्डर रिसीव करेगा मोर देन वन बॉस, देखिए जैसे इसमें कर रहे हैं, एक से ज्यादा बॉस से ऑर्डर रिसीव करेगा तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, किसका ऑर्डर एग्जीक्यूट करूं फर्स्ट। और एक और दिक्कत आएगी, फॉर एग्जांपल इसने चलो कहा पहले इनका ही ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देता हूं, पहले इनका ही काम कर लेता हूं, तो ईगो क्लैश होगी, इन तीनों में क्या होगा, ईगो क्लैश होगी। ये आपस में अच्छा हमें कुछ समझता ही नहीं है, ये उसको ही समझता है सब, तो क्या होगा, ईगो क्लैश होगी। तो यूनिटी ऑफ कमांड सिंपल है, वन पर्सन वन बॉस, एक पर्सन का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, एक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एम्प्लॉय को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि उसको किसका ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। सेकंड वन, कोई ईगो क्लैश नहीं होगी किसी के बीच में। अब चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, देखिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है वन यूनिट वन प्लान, एक टीम का एक ही प्लान होना चाहिए, एक टीम का एक ही प्लान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या एम्प्लॉयज है, ठीक है, अच्छे अच्छे फेस बना देता हूं मैं, इसका थोड़ा गुस्से वाला बनाता है, उदास वाला, सॉरी। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में ये एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, हमारा गोल कब अचीव होगा, जब सब एक डायरेक्शन में चलेंगे, मतलब जब सब एक प्लान को फॉलो करेंगे, मतलब एक यूनिट का एक प्लान होना चाहिए, वन यूनिट वन प्लान, एक टीम का एक प्लान, तो क्या होगा, हमारा गोल इजीली अचीव हो जाएगा। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सिंपल है, वन यूनिट वन प्लान। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार बच्चों को यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, वन पर एम्प्लॉय वन बॉस, एक पर्सन का सिर्फ एक बॉस होना चाहिए। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, वन यूनिट वन प्लान, एक टीम का एक ही प्लान होना चाहिए। सब उससे क्या होगा, सब एक डायरेक्शन में वर्क करेंगे और गोल इजीली अचीव कर पाएंगे। तो ये था आपका फिफ्थ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिक्स देखिए, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। समझिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एक इंडिविजुअल का गोल सेक्रीफाइस होता है तो होने दो, बट ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। एक इंडिविजुअल का गोल, एक पर्सन, एक एम्प्लॉय का गोल सेक्रीफाइस होता है, होने दो, बट ऑर्गेनाइजेशन गोल आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। चलो इसको एक एग्जांपल समझाता हूं। फॉर एग्जांपल आपका इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया, आपका इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, और पहले मैच में ही आप 95 रन पे खेल रहे हो और आपने 95 रन मार दिए, और टीम इंडिया को चाहिए एक बॉल पे एक रन जीतने के लिए, और आप 95 रन पे खेल रहे हो। टीम इंडिया को चाहिए एक बॉल पे एक रन, और मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहा है, भागता हुआ है, और मिचेल स्टार्क ने फेंका यॉर्कर। अब यॉर्कर पे छक्का लगाना बहुत मुश्किल होता है, चांसेस आउट होने के ज्यादा होते हैं। अगर कोई भी यॉर्कर पे सिक्स मारेगा तो आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बताओ आप क्या करोगे, खुद सोचो कि एक बॉल पे एक रन चाहिए टीम इंडिया को और आप 95 रन पे खेल रहे हो, क्या करोगे? और मिचेल स्टार्क ने फेंक दिया यॉर्कर, क्या करोगे? चुपचाप सिंगल लोगे और टीम इंडिया को जिताओगे। सिंपल सा, सिंगल लेके टीम इंडिया को जिताओगे। यहां पे क्या हुआ, प्लेयर ने क्या किया, अपनी सेंचुरी को सेक्रीफाइस किया, इंडिविजुअल गोल को सेक्रीफाइस किया जिससे टीम इंडिया जीत सके। तो यही होना चाहिए, भले ही किसी प्लेयर की सेंचुरी ना हो लेकिन टीम इंडिया हारनी चाहिए, अपना देश हारना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वही एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि भले ही इंडिविजुअल गोल सेक्रीफाइस हो जाए बट ऑर्गेनाइजेशन गोल सेक्रीफाइस नहीं होने चाहिए। सेवेंथ, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या है, देखिए रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेम्युनरेशन का मतलब होता है सैलरी। रेम्युनरेशन का मतलब होता है सैलरी, मतलब जो काम करने के बदले में पैसा मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेम्युनरेशन।
और एम्प्लॉयज के लिए रेम्यूनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। मतलब एम्प्लॉयज के लिए रेम्यूनरेशन उसकी जान है, एक तरह से समझ लो। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी नहीं मिलती या टाइमली सैलरी नहीं मिलती, उनको अंडरपेड रखा जाता है, मतलब सैलरी कम दी जाती है, तो क्या बताओ वहां के एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे? बताइए, सेटिस्फाइड होंगे? नहीं, वो क्या होंगे? अनसेटिस्फाइड रहेंगे, वो अनसेटिस्फाइड रहेंगे। और एक अनसेटिस्फाइड पर्सन कभी भी अपना 100% नहीं देता। एक अनसेटिस्फाइड पर्सन कभी भी अपना 100% नहीं देता। तो इस प्रिंसिपल को समझिए, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी दीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हर एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, कॉम्पिटेटिव सैलरी मिलनी चाहिए, अंडरपेड नहीं होना चाहिए, टाइमली सैलरी मिलनी चाहिए। और जब उसको अच्छी सैलरी मिलेगी तो क्या होगा? मोटिवेटेड रहेगा, डिवोशन के साथ काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज सिंपल है, अपने एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी दो, टाइमली सैलरी दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, कम सैलरी दोगे, तो वो क्या हो जाएगा? अनसेटिस्फाइड। और एक अनसेटिस्फाइड पर्सन कभी भी अपना 100% नहीं देता, बेस्ट नहीं देता। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी दे रहे हैं और टाइमली सैलरी दे रहे हैं, तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट आएगा? नंबर 1 कि वो डिवोशन के साथ काम करेगा, सेकंड वो मोटिवेटेड रहेगा काम करने के लिए। तो ये थे हमारे 7 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अभी 7 और रह रहे हैं, क्योंकि फ्यूल के टोटल प्रिंसिपल कितने हैं? 14, 7 रह रहे हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहता वीडियोस ज्यादा लंबी बने, क्योंकि अगर वीडियोस ज्यादा लंबी बनेगी तो आप लोग तो बोर हो जाओगे, नींद आ जाएगी आपको देखते देखते। तो मैं चाहता हूं वीडियोस छोटी छोटी बने और इंटरेस्टिंग रहे। तो आज हमने 7 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे बाकी के 7 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो आप प्लीज इस बुक को परचेज करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है या टेंशन है, तो बिंदास होके मेरी इंस्टा आईडी पे डीएम करें। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। तब तक के लिए बाय।